जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं एएसओ कैसे बना। एएसओ अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। हालांकि उस समय नाम सचिवालय सहायक था। मेरा उद्देश्य इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपने संघर्षों की कहानी बताकर अपने आप को महान साबित करना नहीं, बल्कि हमारे जैसे गरीब किसान परिवार का बच्चा कैसे बड़े सपने देखकर ऑफिसर बन सकता है, जिससे कि आप सबों को कुछ प्रेरणा मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं एएसओ कैसे बना था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और जब बना था तो हमारे बहुत सारे साथियों को याद होगा कि हम लोग पद नाम परिवर्तन पर जब विचार कर रहा था तो ये नाम मेरा ही दिया हुआ था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कि ये नाम होना चाहिए। क्योंकि उस समय नाम सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता था, लेकिन सामान्य तौर पर असिस्टेंट बोला जाता था, जो नाम थोड़ा सा इन्फीरियर महसूस होता था। इसलिए हम लोगों ने विचार किया था कि नाम में बदलाव होना चाहिए, और फिर सरकार ने हमारी बात सुनी थी। हालांकि तब मैं उस सेवा में नहीं रहा था, तो पदनाम परिवर्तन हुआ था। तो कहानी उन दिनों की है, 2010 की, जब एक बड़ी आस लेकर वैकेंसी आई थी बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, प्रथम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में नोटिफिकेशन निकली थी, लेकिन पोस्टिंग होते होते 2014 लग गया था। अर्थात 4 साल में ये जो वैकेंसी की प्रक्रिया है वो पूरी हुई थी। एक लंबा इंतजार रहा था, लंबा संघर्ष रहा था, एक बड़ा सपना था और बड़ी उम्मीदें थी, चुनौतियां भी बड़ी थी। तो आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक गरीब किसान परिवार का बच्चा कैसे बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बना और वहां से फिर ऑफिसर बन गया। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमारी तैयारी की कौन कौन सी वो रणनीति थी और कौन कौन सी वो किताबें थी जिसका सहारा लेकर 12 घंटा की कठिनतम रेलवे की ड्यूटी करते हुए भी मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था। बहुत सारे लोगों के पास बहाना रहता है, कमज़ोर पृष्ठभूमि है, गांव देहात में रहने वाले हैं, हमें मैथ नहीं आता है, हमें जीएस नहीं आता है, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं, हमें कोचिंग नहीं मिला। तो मैं अपने संघर्षों की कहानी बताऊंगा कि किस तरह से रेलवे में 12 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। तो चलिए, बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल क्रैक करने के बाद जब हमारी पोस्टिंग हुई थी लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो कि पहले विकास भवन में था, परंतु बाद में ये नियोजन भवन, इसका अपना बिल्डिंग बन गया, तो वहाँ शिफ्ट हो गया था। यहीं पर हमने बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत बिहार सचिवालय में 5 वर्षों तक अपनी सेवा दिया। और इस सेवा के दौरान मेरा जो अनुभव हुआ, मेरा जो एक्सपोजर हुआ, हमारे जो आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, हमारी जो सामाजिक पहचान हुई, और हमें लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कारण से ये 5 साल का जो सफ़र रहा वो बेहद शानदार रहा। तो मैं बताऊंगा कि ये पद हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या किया। क्योंकि बात 2010 की थी, और 2010 में जब हमने फॉर्म भरा था बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, तो बड़े सपने थे मन में कि पटना जैसा शहर में रहना है और वहाँ परिवार बसाना है। शादी विवाह हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि उस समय आज की स्थिति से एक अलग दौर था। पटना छोड़ के किसी दूसरे आप शहर में जिला मुख्यालय में रह जाइए तो वहाँ जो है 4-5 घंटा से अधिक बिजली नहीं रहती थी, और ख़ास करके बिजली शाम के टाइम में ही कट जाती थी। बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, अच्छे स्कूलिंग नहीं था, अच्छे अस्पताल नहीं थे। तो इस कारण से पटना एक सपनों का शहर हुआ करता था। इस सेवा की खासियत है कि यहाँ पर 95% लोगों की पोस्टिंग वो पटना में ही होता है, इसलिए बड़ी उम्मीद थी। जितने भी बिहार के या बिहार के आसपास से लगे राज्यों में जो बाहर नौकरी कर रहे थे, मुंबई में, दिल्ली में, कर्नाटक, लुधियाना, पंजाब, बंगलोर, और जो हायर क्वालिफाइड थे, यहाँ तक कि आईआईटीएन, डॉक्टर, इन लोगों ने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया था कि चलिए बिहार में रहना है, नौकरी तो हो गई 5 साल 10 साल की, अब अपने जो क्षेत्र हैं, जो अपने समाज हैं, जो अपने परिवार हैं, उनको भी देखना है, माता पिता की भी सेवा करना है। इस चाह को लेकर काफ़ी लोग भरे थे, और उन्हीं में से मैं भी एक था। 12 घंटा रेलवे की ड्यूटी, और वो भी स्टेशन मास्टर की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश में
मिलिट्री के बाद सबसे जो टफेस्ट जॉब है वो रेलवे की जॉब है। और उनमें से भी जो रेलवे के 16 डिपार्टमेंट में से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, उनकी ड्यूटी काफ़ी टफ होती है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टेशन मास्टर आते हैं, गार्ड आते हैं, ड्राइवर आते हैं, तो इन लोगों की ड्यूटी काफ़ी टफ होती है और इसको लाइन ड्यूटी भी कहा जाता है। तो 12 घंटा की ड्यूटी, स्टेशन मास्टर का जॉब, नाम बड़े, जिम्मेवारियां बड़ी, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। ठीक है। और ऐसे में हम लोग आइस्मा के सदस्य भी हुआ करते थे, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, और हम लोग लगातार अपनी मांगों को रखते थे। ठीक है। ऊपर से पारिवारिक दायित्व, गरीब किसान परिवार में क्या होता है, कम उम्र में शादी हो जाती है, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था करनी थी जो गांव में संभव नहीं था, तो साथ में ही हम लोग रहते थे। बड़ा लक्ष्य था ऑफिसर बनना, या उससे भी बड़ा बनने का सपना था। आज भी सपना हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि आज ऑफिसर बन गए तो हमारा जो है लक्ष्य जो है समाप्त हो गया, क्योंकि लक्ष्य विहीन जिंदगी कभी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन जीने और मुर्दा में सिर्फ यही अंतर है कि आप सांस लेते हैं। तो आज भी हमारा लक्ष्य है, चलिए क्या कर सकते हैं उसका आगे खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी कमज़ोर पृष्ठभूमि। कमज़ोर पृष्ठभूमि ये थी कि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर थे ही, मार्गदर्शन का भी अभाव था, और जैसा कि गांव के बच्चों को होता है, मैथ में कमज़ोर होना, इंग्लिश में कमज़ोर होना, वो सभी चीज़ें मेरे साथ भी थी। और फिर भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, 10 साल से हम रेलवे में नौकरी कर रहे थे, रेलवे में भी कई विभागों में बदल बदल कर नौकरी किए, तो मेरा जो एग्ज़ाम निकलता था ना, तो वो जीएस के बदौलत निकलता था। मैथ हमारा उतना ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक थे जिसके कारण मैं मैथ का सवाल काम भर बना लेता था, इसीलिए मेरा रेलवे का हर एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब बात थी रेलवे से बड़ा की, है ना, ऐसे जगह पर जहाँ की लाखों लाख लोग आ रहे थे अपने किस्मत को आजमाने के लिए, अपने भाग्य का फैसला करने के लिए, अपने मेहनत और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए। तो मैं भी उनमें से एक था। हमारे पास सहारा क्या था? जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे की 12 घंटा की ड्यूटी, नॉर्मली 8 घंटा की ड्यूटी होती थी, लेकिन वो मिला जुला के 12 घंटा होता था। और आपका अगर रिलीवर नहीं आया तो फिर आपको 16 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि एक सामान्य कार्यालय होता है कि वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, तो वहाँ लोग निकल गए ठीक है टाइम से। लेकिन रेलवे में खास करके स्टेशन मास्टर का ऐसा जॉब था कि वहाँ हम ड्यूटी छोड़ कर नहीं जा सकते थे जब तक कि हमारा ही दोस्त, हमारा ही बैचमेट हमें रिलीव करने के लिए ना आ जाए। आपकी पोस्टिंग कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर जो है शहर से दूर के स्टेशन में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ दिक्कतें हो सकती है। रेलवे वाले मित्र जानते होंगे, उन्हें रोड साइड स्टेशन कहा जाता है। तो रोड साइड स्टेशन में पोस्टिंग थी और आना जाना पड़ता था। आने जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था, ट्रेन ही साधन था। कभी मालगाड़ी पर चढ़कर जाते थे, कभी पैसेंजर ट्रेन पर जाते थे, और कभी जो है जो हम लोग का कंट्रोलर होता था उससे रिक्वेस्ट करके गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकवाते थे और उससे जाते थे। ठीक है। और सड़क मार्ग से जाने का मतलब हुआ कि फिर 40-50 रुपया खर्च करना और फिर जो है ऑटो पर बैठ कर जाना, उसका एक अलग ही कहानी था। सहारा क्या था? चुनौतियां तो बहुत थी। सहारा क्या था? सहारा ये था कि एक बैग, हम लोग एक बैग रखते थे। ठीक है। ड्यूटी जाने के लिए एक बैग रखते थे, सामान्य से थोड़ा बड़ा बैग रखते थे, क्योंकि हम लोगों का बैग ढोने की आदत हो गई थी। एग्ज़ाम देने के लिए जब निकलते थे तो बैग लेके निकलते थे। तो जब ड्यूटी भी जाते थे ना तो लगता था कि हम एग्ज़ाम ही देने जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या रहता था? 1 बोतल पानी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर यदि आपकी ड्यूटी केबिन में है तो फिर वहाँ पानी भी देने वाला कोई नहीं है, आपको अकेले सारा संचालन करना है। तो पानी जो है 1 बोतल 2 लीटर वाला, जो कि हमारे शारीरिक जो स्टेमिना है उसको बढ़ाते रहता था। ठीक है। दूसरा है लंच बॉक्स, घर से रोटी भुजिया बनाकर लाते थे, उसी को खाना है। और 8 से 12 घंटा
ड्यूटी करना है, रिलीवर नहीं आया तो 16 घंटा ड्यूटी करना है, तो इसी लंच बॉक्स में से आपको चलाना है। और एक अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता था, लंच करने का तो समय ही नहीं मिलता था, अखबार कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसी में एक एक मिनट समय निकाल कर अखबार में जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको हम लोग पढ़ते थे। उसको हम, एक ट्रेन सिग्नल रजिस्टर हुआ करता था इतना बड़ा, ठीक है, और उसको सारा गाड़ी का मूवमेंट भरना होता था, लाइन क्लियर लेना है, लाइन क्लियर देना है, और सारा मूवमेंट भरना है, गाड़ी को पास कराना है, उसे हरी झंडी भी दिखाना है। ये तमाम सारी बहुत पेचीदा प्रक्रिया होता था जिसे करना पड़ता था। और उसी बीच में थोड़ा सा खाली जगह मिला तो अखबार पढ़ते थे, और अखबार का संपादकीय जरूर पढ़ते थे, मुख्य खबरों को पढ़ते थे। और यही कारण है कि कभी भी करंट अफेयर्स के लिए अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 5 किताबें जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये 5 किताबें हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। वो हमेशा साथ लेकर चलते थे, 5 तो नहीं साथ लेकर चल पाते थे, 2-3 साथ में लेकर चलते थे, लेकिन बदल बदल कर चलते थे, ठीक है। और अगर स्टेशन पर टाइम मिल गया 10 मिनट बैठने का तो वहाँ पर निकाल के पढ़ने लगते थे। अगर गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो समय पढ़ते थे। ट्रेन में बैठ गए, 10 से 15 मिनट में ट्रेन पहुंचा देती थी, उस 10 से 15 मिनट समय का भी उपयोग कर लेते थे हम लोग, ठीक है। ड्यूटी के टाइम में पढ़ने का फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन किताब साथ में जरूर रखते थे, ठीक है। और एक फीचर फ़ोन, ये फीचर फ़ोन बड़ा काम का था, और ये फीचर फ़ोन इतना काम का था कि आज का जो स्मार्टफोन है इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती है। क्योंकि आज का स्मार्टफोन जो है वो जितना आपको पढ़ाई में मदद करता है उससे ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन लाता है। तो फीचर फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन नहीं था। इससे क्या होता था कि हम अपने तमाम तैयारी करने वाले साथियों से जुड़े रहते थे और उससे स्ट्रेटजी पर चर्चा करते थे, कौन सी किताबें पढ़ना है, कितना करना है, कैसे बनाना है। बहुत बार क्या होता था कि फ़ोन पर हम लोग जो है जीके जीएस का भी डिस्कस कर लेते थे। कभी कभी अगर आपके दूसरे एंड पर आपके मित्र बैठे हुए हैं, मतलब हमारे मित्र बैठे होते थे, तो उनसे भी फ़ोन पर हम लोग जो है कुछ डिस्कशन करते थे जीएस संबंधी टाइम मिलने पर। और इसमें इस फ़ोन में खासियत होती थी, मैंने उस समय लावा कंपनी का एक फ़ोन ख़रीदा था, लावा का। तो लावा में एक एफएम था, ठीक है, और एफएम था कि बिना जो है ईयरफोन लगाए वो बजता था। तो इसमें क्या है कि आकाशवाणी का समाचार मैं आराम से सुन लेता था, ठीक है। तो उससे क्या है कि हम रेडियो भी सुन लेते थे। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदे की बात थी कि इस फ़ोन से हमारा हो जाता था। और उस बैग में बंद रहता था ढेर सारी उम्मीदें आगे बढ़ने की, अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम पाने की, अपने जीवन को सफल बनाने की, अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, अपने बच्चों की जिम्मेवारी को पूरी करने की उम्मीदें होती थी। तो यही सहारा था, ठीक है। तमाम सारी चुनौतियों के बीच हमारा बैग ही हमारा सहारा था। अब आइए कि उस बैग में कौन सी वो 5 किताबें थी जिसको कि हम रखते थे। लेकिन हम लोग जो बेसिक बुक मानते थे वो यूनिक पब्लिकेशन का आता था आईएएस की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए, और बहुत मोटा हुआ करता था। मोटा होने के कारण इसको हम लोग पार्ट वाइज बांट लेते थे, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, और ये सबसे बेहतरीन बुक हुआ करता था, ठीक है। हालांकि इनमें से कुछ सेक्शन ऐसे होते थे जो कि हम लोग के काम के लायक नहीं होते थे, तो उसको हम लोग अलग कर देते थे और इसी को पढ़ते थे, ठीक है। मोटा किताब होने की वजह से इसका कोई एक पार्ट ले जाते थे, या इतिहास का ले जाते थे, या भूगोल का, या पॉलिटी का, या इकोनॉमिक्स का, या फिर विज्ञान का, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लुसेंट ने उसको जगह बनाया, तो इस किताब के बाद इसको भी हम लोग प्रीफर करने लगे। और लुसेंट हालांकि उस समय अलग फॉर्म में आता था, वो डाइजेस्ट फॉर्म में नहीं आके एक सिंपल बुक के फॉर्म में हुआ करता था, मतलब इस साइज का हुआ करता था, ठीक है। तो उसी को हम लोग ले जाते थे, और उतना अपडेट नहीं रहता था, उतना रंग बिरंगा भी नहीं रहता था, कलरफुल नहीं रहता था, उसमें सिंपल लिखा हुआ था, लेकिन किताब तो बहुत बेजोड़ था, आज भी बेजोड़ है ना। इसलिए इसको नेशन वाइड पॉपुलरिटी मिला है इस बुक को। तमाम सारे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कंपटीशन अगर धर्म है तो उसका ये बाइबिल है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। और लुसेंट का ही एक सामान्य विज्ञान, तो इसको जरूर मैं रखता था, ठीक है। इन दोनों किताब में से कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, यानी ये तीनों में से कोई बदल बदल कर हम बैग में एक किताब रख लेते थे। और उसके साथ रहता था अंकगणित। चूँकि बहुत बार क्या होता था कि हमारे साथ काम करने वाले हमारे जो बैचमेट या क्लासमेट होते थे, तो उनका जो है मैथ मजबूत होता था, तो कभी कभी किसी मैथ में बनाने में अगर फंस रहे हों तो उन्हीं से सीख लेते थे, अपने ही बैचमेट से सीख लेते थे, ठीक है।
और प्रतियोगिता दर्पण हर महीने खरीदना, प्रत्येक महीना, एवरी मंथ खरीदना तो हमारा धर्म हुआ करता था। ठीक है, इसको खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, अगर नहीं खरीद पाए तो किसी से मंगवा लेते थे। तो ये सब जो 4-5 किताबें हैं वो हमारे बैग में रहता था। और हमारे सफलता में सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान अखबार का भी है, इसको भी हम देंगे कि हिंदुस्तान अखबार हमेशा बैग में रहता था और उसको पढ़ते थे। और ये वाला जो पेज है उसको ज़रूर पढ़ता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलता था, यहाँ से हमें हेल्थ टिप्स मिलता था, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। संपादकीय के साथ साथ इस वाला पेपर को ज़रूर पढ़ता था, इसलिए मैंने इसको लगाया। तो यही जो है हमारे 5 किताब हैं, सामान्य अध्ययन यूनिक का, सामान्य ज्ञान लुसेंट का, सामान्य विज्ञान लुसेंट का, RS अग्रवाल का अंकगणित और प्रतियोगिता दर्पण, जिसको पढ़कर मैं सचिवालय सहायक बना। एक किताब और मैं जिक्र करूंगा जो प्रैक्टिस सेट के लिए था, तो उस समय स्पार्क्स पब्लिकेशन का आता था, स्पार्क्स पब्लिकेशन। तो स्पार्क्स पब्लिकेशन का बुक जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए रखते थे। अब तो बढ़िया बढ़िया बुक आ गया है, बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट का बुक आता है, लेकिन उस समय सबसे अच्छा ये रहता था, इसमें गलतियां कम रहती थी। उस समय जितने भी प्रैक्टिस सेट के बुक आते थे सब में गलतियां बहुत होती थी, लेकिन इसमें गलतियां कम होती थी, इसलिए उसको हम लोग टेस्ट सीरीज के रूप में बनाए थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि मैं कहाँ था। तो मैं गया मुगल सराय गया रेलखंड पर, मुगल सराय कोड लिखते हैं, गया रेलखंड पर एक स्टेशन है शिवसागर रोड। ठीक है, ये शिवसागर रोड जो कि सासाराम से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। और मैं अपने परिवार के साथ सासाराम में रहता था और शिवसागर जाने के लिए हम लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता था। यानी या तो सासाराम स्टेशन में बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करते रहते थे कि कोई ट्रेन आएगी या फिर कोई मालगाड़ी आएगी, उस पर बैठकर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सासाराम उस समय लाइट नहीं होने के वजह से, इस जो मैंने पिक्चर को लगाया, शहर में लाइट नहीं होने के वजह से शाम 6 बजे के बाद से ही सासाराम रेलवे प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों का जमावड़ा लगता था। और लगभग 3000, 4000, 5000 विद्यार्थी जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बैठकर तैयारी करते थे। चूँकि घर में लाइट होता नहीं था तो प्लेटफॉर्म की लाइट से ये लोग पढ़ते थे और वहाँ क्यू चलता था। बहुत सारे लोग यहाँ से सफल भी हुए। और इन विद्यार्थियों को मेंटरशिप करने के लिए मैं कभी कभार जाया करता था। ठीक है, सैकड़ों विद्यार्थी थे जिनसे परिचय हो गया था, तो कभी कभी ड्यूटी ऑफ करके इन विद्यार्थियों को मेंटरशिप भी करता था कि कैसे आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर का जॉब में था तो रेलवे का कंपटीशन तो निकाल ही चुका था, तो इसलिए लोग कॉल करते थे। ठीक है, ये शिवसागर रोड है और यही हमारी कर्मस्थली रहे, यहीं से हमारे सपनों की उड़ान हुई थी और यहाँ से हम आगे बढ़े। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि मैं क्या बताया कि भाई मैं रेलवे में था, जो कि मिलिट्री के बाद सेकेंड टफेस्ट जॉब माना जाता है, उसमें भी गया मुगल सराय रेलखंड, ये जो शिवसागर रोड और सासाराम स्टेशन है गया मुगल सराय रेलखंड में, यहाँ पर 1 घंटे की ड्यूटी में आपको 80 से अधिक गाड़ियाँ को ऑपरेट करना पड़ता था। जिसके कारण से है कि उस 8 घंटे के दौरान मतलब कि आप खाना खाना जो है मुश्किल हो जाता था, पानी पीना मुश्किल हो जाता था, चाय तो खैर मिलता ही नहीं था, वहाँ कौन लेके जाएगा चाय। ठीक है, केबिन पर अगर ड्यूटी लग गई तो फिर 8 घंटा के लिए आप शिफ्ट हो गए, पूरा दुनिया से कट गए। ठीक है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट क्या था, तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता था कि आमतौर पर 8 घंटा की ड्यूटी हुई करती थी और 8 घंटा में ये जो 4 घंटा है ये आने जाने में व्यतीत होता था। 8 4 12 घंटा ये हो गया। अगर रिलीवर नहीं आया तो फिर जो है आपको 8 घंटा और करना है, यानी 12 8 20 घंटा की उस समय ड्यूटी हो जाती थी। ठीक है, और इसके बाद फिर 8 घंटा सोना भी है, नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि यदि आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो जल्द ही आप किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए 8 घंटा से कम कभी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो 8 घंटा सोना भी है। तो अगर 8 और 4 जिस दिन ड्यूटी दूसरे के बदले करते थे, यानी डबल ड्यूटी करते थे, तो अगला दिन एक दिन हम लोग को ऑफ मिल जाता था, तो उसमें एक अलग प्लानिंग करते थे। उसमें परिवार के लिए कुछ सोचते थे और अपने लिए कुछ पढ़ाई के लिए भी अलग से समय निकालते थे। लेकिन आमतौर पर अन्य दिनों की भांति अगर देखा जाए तो रोज़ाना जो रोज़मर्रा का कार्यक्रम था यही था। ठीक है, अब हमारे पास बचता था 4 घंटा। इस 4 घंटा में हम क्या करते थे, यही 4 घंटा
तो 4 घंटा में चूंकि परिवार है, बच्चे हैं, तो 1 घंटा उसे भी देना है, ठीक है। और 3 घंटा इसको हम स्टडी करते थे, और ये नियमित होता था। इसमें मतलब ये एक धर्म था। जैसे रोजाना लोग जो है ना पूजा पाठ करके और वो करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा धर्म था कि रोजाना 3 घंटा पढ़ना है। 3 घंटा में क्या पढ़ना है? तो 2 घंटा जो है वो जीएस पढ़ना है, ठीक है। और 1 घंटा मैथ और रीजनिंग बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर मैथ पर ही फोकस रहता था, रीजनिंग तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो मैथ और रीजनिंग बनाना है, ठीक है। चूँकि 4 ही मुख्य फोकस इसी पर था, 4 चीज़ पर, कि जीएस जो है वो हमेशा पढ़ते रहते थे जीएस के बुक से, या फिर हमारा इतिहास ऑनर्स था, हमने 10+2 लेवल पर बायोलॉजी से साइंस भी किया था, तो वो सब तो ऐसे ही मजबूत था। बाकी ज्योग्राफी पढ़ना था, पॉलिटी पढ़ना था, और इकोनॉमिक्स पढ़ना था, और करंट अफेयर्स जो है हमेशा चलता रहता था। रोजाना पेपर पढ़ते थे, और फिर जो है प्रतियोगिता दर्पण जो है वो हमेशा लेते थे, एक मैगजीन। उस समय प्रतियोगिता दर्पण ही सबसे अच्छी मैगजीन थी। आज तो अच्छे अच्छे मैगजीन आ गए हैं, मंथन है, आपका घटना चक्र है, स्पीडी है, उस समय प्रतियोगिता दर्पण ही था। तो जीएस आर.एस. अग्रवाल का मैथ बनाते थे, अपने दोस्तों की मदद लेते थे। उस समय पटना में एक राठौर सर पढ़ाते थे, उनका बड़ी जलवा था। बहुत सारे सचिवालय सहायक के लोग तैयारी करने वाले वहाँ जाकर पढ़े थे। मुझे ये मौका नहीं मिल पाया था, ठीक है, मैं नहीं जा पाया था। और रीजनिंग के लिए तो मैंने कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ा, रीजनिंग बस वही प्रैक्टिस किया, जो प्रतियोगिता दर्पण हो या जो प्रैक्टिस सेट का किताब आता था तो उसी को करता था, ठीक है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट क्या होता था कि 24 घंटा में से हम किसी ना किसी तरह से, चाहे वो समय चुरा कर हो गया हो, चाहे वो अपने जॉब के दौरान भी कुछ ना कुछ समय हम निकाल लिए अगर टाइम मिल गया तो। चूँकि देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम का एक मैं कथन कोट करना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम एक बात कहा करते थे कि आप अपने जॉब से प्रेम करिए, संगठन से नहीं। आप जिस संगठन में आप काम करते हैं, अगर उससे प्रेम करने लगे तो आप हमेशा के लिए उसी संगठन के हो जाएंगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कलाम साहब भी पहले बहुत सारे संगठनों में काम किए, लेकिन उस संगठन के नहीं होके रह गए। यही कारण है कि वो बड़े वैज्ञानिक बने और फिर राष्ट्रपति बने। तो आपको भी संगठन से प्रेम नहीं करना है, आपको अपने जॉब से प्रेम करना है। अगर 2 साल नौकरी करना है तो 2 साल अपने जॉब को अच्छा से करिए और फिर उसको छोड़कर आगे बढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि हम जो है रेलवे में काम करते हैं तो रेलवे हमारे लिए सब कुछ है, या कहीं भी, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। तो मेरा भी रहता था कि चलिए अपने जॉब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते थे, मेहनत से काम करते थे, परंतु उसी में से अगर समय मिल रहा है तो उसको ज़रूर करते थे। अगर छुट्टी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते थे, कुछ इधर उधर का भी तरीका अपनाते थे, जैसे बीमारी करके, मेडिकल करके, ठीक है, इस तरह करके छुट्टी लेते थे, कभी सिक लगा के। तो ये सब ऑल इज फेयर लव एंड बार ये लोग कहते हैं, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं सोच सकता है, ठीक है। आप किस स्थिति में हैं, क्या आपको मुसीबत है, क्या आपको तकलीफ़ है, क्या आपको दुख है, इसका निदान आप ही कर सकते हैं। दूसरा सुनकर या तो उसको इग्नोर कर देगा या फिर दूसरा आदमी उसमें मज़े लेगा। अब सचिवालय सेवा में जाना तो सेकेंडरी था। पहला लक्ष्य था कि हमें बीपीएससी क्वालिफाई करना है, और बीपीएससी की ही तैयारी में लगे हुए थे। बीपीएससी की तैयारी के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यानी कि पढ़ाई किया, अपने बच्चों की भी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ किया। हालांकि उस समय बच्चों की पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ हुआ, उसका हमें दुख है, लेकिन ठीक है, आज हम इस स्थिति में हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। कई चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। तो 53वीं 55वीं बीपीएससी का दौर था। 53वीं 55वीं बीपीएससी, इसकी मैं तैयारी कर रहा था, और मुझे लगा कि हम स्टेशन मास्टर की ड्यूटी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टफ ड्यूटी है। और यही कारण है कि मैंने लंबा छुट्टी लिया, विदाउट पेमेंट छुट्टी लिया, यानी उस दौरान हमें वेतन नहीं मिला, और 2 बार 2.5 महीना करके छुट्टी लिया, और पटना में रहकर बीपीएससी की तैयारी किया। हालांकि इस दौरान मैंने सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसी का कोचिंग किया, बाकी हमने कोचिंग नहीं किया, ठीक है। तो 53वीं 55वीं बीपीएससी का
हमने बढ़िया से तैयारी किया, ठीक है, और सबसे अच्छा एग्ज़ाम भी गया था। चूँकि 48वीं 52वीं बीपीएससी जो कि हमारा पहला बीपीएससी था, उसमें हमारा जो ऑप्शनल का क्वेश्चन छूट गया था, 1-2 क्वेश्चन, इसीलिए हमें लगा कि इस बार थोड़ा सा इंटेंसिव तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए जॉब से हमने छुट्टी लेकर, ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर मैं तैयारी पर गया, ठीक है, और तैयारी किया, अच्छे से एग्ज़ाम लिखा, अच्छे से एग्ज़ाम लिखा। पीटी तो उस समय यूं ही हो जाता था, पीटी क्वालिफाई करना बहुत आसान बात था उस समय। जो भी रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो पीटी निकाल लेते थे। मेंस जो है वो कठिन था, ठीक है, तो मेंस की तैयारी के लिए मैं पटना जाके तैयारी किया। ऑलमोस्ट पूरा तैयारी हो जाने के बाद मैं जो है एग्ज़ाम में बैठा, सारा क्वेश्चन लिखा खुशी खुशी, और मैं श्योर हो गया कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस भी पास कर लिया। फिर बारी आई इंटरव्यू की। इंटरव्यू का भी हमने तैयारी किया, अच्छा ढंग से तैयारी किया, और इंटरव्यू में भी हमें अच्छा नंबर मिला था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो वो कोई ऑप्शनल बूम कर जाता था और किसी ऑप्शनल में नंबर ही नहीं देता था, और इसके शिकार उस दौरान बहुत सारे लोग हुए। आज तो बीपीएससी ऑप्शनल को लगभग उसका महिमा ख़त्म कर दिया है, लेकिन उस समय ऑप्शनल का बहुत मार पड़ता था। अगर कोई ऑप्शनल में कभी किसी परीक्षक ने कॉपी को जांचा और किसी में अच्छा नंबर दे दिया, तो पता चलता था कि उसी ऑप्शनल वाले सारे जो है टॉपर हो गए और उन्हीं का सिलेक्शन ज़्यादा हो गया। तो मेरा जो एंथ्रोपोलॉजी था उसमें नंबर काफ़ी जो है कम करके दिया, जबकि उससे पहले 48वीं 52वीं में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में सबको अच्छा नंबर दिया था। इस बार नहीं दिया, चलिए हम उसके शिकार हो गए, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि फर्स्ट पेपर में मात्र मुझे 83 नंबर मिला, ठीक है। ये 83 नंबर ने हमारा रिजल्ट ख़राब कर दिया। और सबसे बड़ा दर्दनाक तो ये हुआ कि जब मेरिट में मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और जब स्कोर कार्ड आया तो स्कोर कार्ड में मैंने देखा कि मात्र 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ। यानी 1 नंबर और आ जाता तो मैं मेरिट में आ जाता और 53वीं 55वीं में ही ऑफिसर बन जाता। बड़ी मायूसी हुई, ठीक है, मायूस मन था। और उसी बीच क्या हुआ कि एक आस थी कि हम जो है सचिवालय का, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, उसका फर्स्ट सीजीएल ये भी एग्ज़ाम है। उस समय पद हुआ करता था सचिवालय सहायक, ठीक है, इसका नाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया, ठीक है। और ये नाम बदलवाने में मेरी अहम भूमिका थी, एएसओ। और उस समय लगभग जो है 3200 यानी 3300 के आसपास पद आया था ये फर्स्ट सीजीएल में, ठीक है। इसमें कई सारे अन्य पद थे, कई सारे बहुत प्रभावशाली पद था, लेकिन मुझे जाना था सचिवालय में। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों ने प्रलोभन मतलब दिया कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, लेकिन नहीं, मेरा था कि इसी में जाना है, ठीक है। और उसी दृष्टिकोण से मैंने तैयारी किया, ठीक है। और ये फिगर हमेशा आता था, फोटो वगैरह में देखता था, तो ये सचिवालय में जाके नौकरी करना है। चलिए बीपीएससी तो फिर जब अब निकलेगा, उस समय बीपीएससी पंचवर्षीय योजना कहलाता था कि 5 साल में एक बार आता था, तो एक बार तो हो गया, इसमें नहीं हुआ। अब अगला जब आएगा कभी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अब सचिवालय में करते हैं। और होता क्या है ना कि जब आप कहीं अधिक उम्मीद लगा बैठते हैं तो वहाँ पर आपका प्रदर्शन का दबाव भी होता है, लोगों की अपेक्षाएं होती है, और उस बीच जो है आप गलतियाँ करते हैं। इसी दौरान मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल का पीटी में हमने बहुत भारी गलती किया। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सचेत रहें और इस प्रकार की गलतियां ना करें। बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल में हमारा बेहद खराब प्रदर्शन रहा। अब खराब प्रदर्शन का कारण क्या था? उम्मीद तो बड़ी थी, तैयारी भी हमने थोड़ा बहुत, चूँकि समय तो मिला नहीं था, किया ही था, ठीक है। कटिहार हमारा सेंटर था और शायद ये 2012 का समय रहा होगा। 2010 में वैकेंसी आई थी, लेकिन एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ था, तो कटिहार सेंटर में था। तो वहाँ पर क्या था कि ये जो पीटी परीक्षा लिया जाता है तो वो किताब सहित लिया जाता है, आज भी है, यानी आप किताब ले जा सकते हैं। और इस बारे में मैं बिल्कुल जो है आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप अगर किताब ले जाएंगे तो आप ध्यान यह रखिएगा कि किताब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और उसी किताब को ले जाइएगा जिस किताब को आप बढ़िया से पढ़े हैं। वरना किताब ले जाइए लेकिन बहुत ज़्यादा उसको उलटने का कोशिश मत कीजिएगा। तो ये हम किताबों का चक्कर में पड़ गए। दूसरा ये हुआ कि सेंटर पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई। सेंटर पर गड़बड़ी क्या हुआ कि क्वेश्चन था 150 और 150 के लिए समय कितना दिया जाना था? तो समय था
2 घंटा 30 मिनट, समय काफ़ी इनफ था। हम लोगों ने कहा कि बीपीएससी का 1.5 घंटा का जो देते हैं एग्जाम, तो उसमें तो 2 ही घंटा का समय है, इसमें 30 मिनट ज़्यादा है। और ऊपर से यह भी लिखा हुआ था कि जो OMR सीट वगैरह रंगने उंगने का जो समय है, OMR सीट वगैरह जो रंगते हैं तो उसका समय अलग से दिया जाएगा 10 मिनट, ठीक है। तो समय इनफ था। लेकिन हमारे सेंटर पर क्या हुआ कि क्वेश्चन दिया ही नहीं, 2.5 घंटा में भी नहीं दिया। यानी जब समय हो गया उसके बाद जब 10 मिनट ज़्यादा हो गया, 15 मिनट, और लोग चिल्ला चिल्ली करने लगे, हंगामा करने लगे, तब जाके क्वेश्चन दिया। तो हमें क्या हुआ कि समय मिला मात्र 2 घंटा 10 मिनट, यानी 20 मिनट हमारा समय चला गया। तो 20 मिनट समय चला गया, इसने क्या किया कि मेरे दिमाग पर एक प्रेशर काम किया कि अब तो मेरा 20 मिनट समय चला गया, अब कैसे होगा भाई, जल्दी जल्दी कैसे करना है, ठीक है। ये भी होता है कि अगर जो है, और ऐसा होता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वैसे में कैसे है कि आपको संतुलित रहना है, जो आपका माइंड है, माइंड को संतुलित रखना है, ठीक है। तो वो हम नहीं रख पाए, हम हड़बड़ा गए, जल्दी जल्दी करने लगे। एक दो शुरुआती क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें कि लगा कि शायद इसका आंसर सही नहीं होगा, तो उसमें हम किताब देखने में लग गए। किताब देखने में लग गए तो क्या हुआ कि किताब में खोजने लग गए, ठीक है। और ऐसे करते करते 2 घंटा 10 मिनट का जब समय ही मिला, और जब 1.5 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, तो पता चला कि अभी हम 50 क्वेश्चन ही बना पाए हैं, ठीक है। चूँकि बार बार किताब उलट कर देख रहे थे, यहाँ तक कि मैथ का भी कभी कभी फार्मूला उलट कर देख लेते थे। किताब 3 ले जाना था, 3 सेक्शन से, ठीक है। यानी जो आप एसओ का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें क्या है, पहला जो है जीएस है, दूसरा जो है सामान्य विज्ञान और गणित है, और तीसरा है रीजनिंग, ठीक है। तीनों सेक्शन से एक एक किताब ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम लोग थोड़ा सा चालाकी ये किया कि जीएस का बुक ले गया, ठीक है, और मैथ का बुक ले लिए, और रीजनिंग के जगह पे एक और साइंस का बुक ले गए, ठीक है। और गेट पर बता दिया कि रीजनिंग का बुक है। तो चलिए ठीक है, वैसे क्रॉस कर गए, सोचे कि चालाकी दिखाएंगे, लेकिन वो चालाकी चला नहीं। कैसे नहीं चला कि जब 50 क्वेश्चन हो गया तो पता चला कि अभी 1.5 घंटा समय हो गया, और अब मात्र मेरे पास 40 मिनट का समय बचा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि फिर जो है, फिर और जल्दी जल्दी किए तो क्या हुआ कि गलत हो गया। बहुत सारे जीएस का भी प्रश्न गलत हो गया, मैथ का गलत हो गया। और जब पूरा 10 मिनट का जब समय बच गया, 10 मिनट, 2 घंटा हो गया, 10 मिनट का समय बच गया, तो पता चला कि अभी हम 75 क्वेश्चन ही बना पाए हैं, यानी 50% बना पाए हैं। ऐसा टाइम का प्रेशर हो गया था, पता नहीं चला। सारे लोग कह रहे थे कि भाई, हम लोगों ने सोचा था कि बहुत समय था, लेकिन समय का तो यहाँ इशू हो गया है, टाइम का इशू हो गया। बाद में कुछ लोगों ने सेंटर पर एग्ज़ाम का बाइकआउट भी किया, वो सब फाड़ दिया OMR वगैरह। लेकिन जो भी है ठीक है, चलिए हो गया एग्ज़ाम, हम लोग तो उतना हंगामा करने वाले थे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? 75 के बाद हम हड़बड़ी में आ गए, 75 में तो होना नहीं है। तो हमने क्या किया, लगभग जो है 35 प्रश्न और जो है ऐसे बिना, जो अनवट्टे शॉट बोलते हैं ना, ठीक है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी ऐसे जो तुक्का लगाते चल गए। चलिए इसका बी 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 सी 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 डी 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 डी, ठीक है। ये कदम और आत्मघाती हुआ, यानी ये 75 पर भी हम छोड़ देते तो अच्छा रहता। अब ये भारी गलती हुई। और जब जाके आंसर शीट वगैरह जारी हुआ, आंसर की वगैरह जारी हुआ, तो मिलाए तो उसी समय हमने तय कर लिया कि अब इसमें पीटी हमारा नहीं होना है, ठीक है। तो फिर हम दूसरी तैयारी में लग गए, या फिर लगा कि भाई ये अब यही जॉब करना है रेलवे में ही। और रेलवे में जॉब तो ठीक है, जॉब तो करना ही है क्योंकि पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ एक प्रकार के मन नहीं लगता था। मन क्या नहीं लगता था कि एक एक मिनट जो है समय गुजारना पड़ता था। गिनते थे कि हाँ अब आ गए ड्यूटी में, आधा घंटा हो गया, पहले 45 मिनट हो गया, 1 घंटा बीत गया, अभी 7 घंटा और रहना है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये काफ़ी था। बेहद मायूसी हुई, मतलब पूरा सदमा लग गया एक तरह से कि जिस पर इतनी आशाएं और अपेक्षाएं रखी थी, नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ ना कि जब रिजल्ट हुआ तो एक कहावत है ना कि जब अल्लाह मेहरबान, आगे हम नहीं बोलेंगे ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एकदम जो कट ऑफ था उससे जो है मात्र 0.5 नंबर हमारा ज़्यादा था, और मेरा रिजल्ट हो गया। ये चमत्कार हो गया, जिसको हमने छोड़ दिया, किताब उताब सब
रख दिया कि इसमें अब होना नहीं है, जिसकी तैयारी करना भी छोड़ दिए। हमारे साथ में काम करने वाले जो 2-4 मित्र थे उन लोगों का अच्छा गया था। वो लोग बोल रहा है कि इतना हमारा सही जा रहा है, 70% हो जाएगा हमारा। हम तो देख रहे हैं कि भाई मेरा 50% भी नहीं हो रहा है। तो ये था, तो जो कट ऑफ था उससे 0.5 नंबर हमारा ज़्यादा था, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन भी अगर गलती हो जाता तो हम बाहर थे। चलिए, हमारा खुशी का पैमाना नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम कहें कि नहीं, अब जो बीएसएससी पीटी में जो गलती किए वो नहीं करना है, अब मेंस का बढ़िया से संतुलित करना है। अब तैयारी करते थे और तैयारी से ज़्यादा इस बात पर स्ट्रेटजी बनाते रहते थे कि 150 क्वेश्चन, यहाँ भी 150 क्वेश्चन रहेगा, तो 150 क्वेश्चन में कितना हमको बनाना है, यही रखते थे। तो कभी सोचते थे कि चलिए क्या करेंगे कि भाई 50 जो है जीएस के हैं और 25 पूछेगा साइंस से, 75 हो गया, तो 75 में से हमें 60 बनाना है, ठीक है। फिर मैथ 25 रहेगा, तो 25 में क्या करना है, 15 बनाना है, ठीक है। और फिर 50 रहेगा रीजनिंग का, तो रीजनिंग का 50 रहेगा, तो इसमें से 25 बनाना है, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, यानी 100 इतना अटैम्प्ट लेना है, 100 अटैम्प्ट लेना है। हम लोग विचार विमर्श करते थे, सोचते थे, सारे मित्र बोलते थे कि नहीं अधिक अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए। उसी अनुसार से हम ये रखे कि 100 अटैम्प्ट लेंगे। अब हुआ कि मेंस की बारी आई, 2 पेपर था। पहले तो हिंदी था, हिंदी तो चलिए कोई तैयारी करता नहीं है तो, लेकिन हम इतने मतलब इतना हमें सदमा लगा हुआ था कि हम हिंदी भी पढ़ के गए थे कि नहीं हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी में फेल हो जाए, ठीक है। लेकिन चलिए, हिंदी तो ठीक ही क्वेश्चन था। अब जीएस की बारी आई, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे सेंटर पर, हमको लग रहा था कैसे हम जो है ना 100 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, 1-1 मिनट जरूरी था, और किताब उताब तो एकदम चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जब मेंस में देख रहे हैं तो क्वेश्चन एकदम बउआ टाइप का है ना। जो पीटी में जो क्वेश्चन था उससे अगर देखा जाए तो उसका स्टैंडर्ड 1/4 एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था। हम कहें भाई पीटी की अपेक्षा मेंस में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्या है, तो उल्टा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि पीटी के क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल 100% माना जाए, ठीक है, तो मेंस का क्वेश्चन था 25% था, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया कि जो 100 का टारगेट बना के, यही आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना कि आपने जो भी प्लान किया हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको जो उस समय की है, जब आप मैदान में आ गए, युद्ध के मैदान में, तो उस समय की जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार से क्विक डिसीजन लेना होता है। तो मैंने डिसीजन लिया और 136 अटैम्प्ट किया, 136 प्रश्न अटैम्प्ट किया। ये सब याद इसलिए जहन में है ना कि बिल्कुल जो है वो एक ऐसा दौर था संघर्ष का, ठीक है, जो कि हमने जो संघर्ष किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप में से किसी का संघर्ष उतना महान नहीं है, हमारा संघर्ष उतना महान है। हर किसी का जीवन में एक बड़ा संघर्ष होता है, जो भी कुछ बनता है, लेकिन मैं उसी में एक मोटिवेशन के ख्याल से ये मैं बताता हूँ कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हुआ कि 136 में से जब आंसर की आया तो देखिए कि मेरा 110 सही हुआ और 22 गलत हो गया। 22 गलत हुआ। 22 गलत में क्यों? क्योंकि 1/4 नेगेटिव था, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं था, 1/4 था। तो क्या हुआ कि स्कोर हमारा आया कुल मिला के 104.5। तो हम थोड़ा आश्वस्त हो गए कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, सचिवालय सहायक या एएसओ का पोस्ट मिले या ना मिले, कोई जो है पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आया, 3200 पोस्ट था, ठीक है। इसमें 6000 जितने लोगों का सबका रिजल्ट दे दिया। रैंक बाद में बनाया, नहीं रैंक बना था, मतलब वो सिलेक्शन लिस्ट बाद में बनाया। तो मेरा जो है अपने कैटेगरी में रैंक आया 36। तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन था और मुझे पहला जो है जो चॉइस था मेरा सचिवालय का, सचिवालय सहायक का, वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मिल जाने के बाद मैं आ गया पटना, सासाराम से आ गया पटना, और ये विकास भवन में हमारी पोस्टिंग हो गई। अब यहाँ जो घड़ी देख देख के जो रेलवे में टाइम देखते रहते थे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी 7 घंटा ड्यूटी करना है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता था कि टाइम कैसे बीत रहा है। काम भी हो रहा है, ठीक है, तमाम सारे 5-10 चपरासी मतलब परिचारी लगा हुआ है, वो चाय ला रहा है, काम हो रहा है,
तो कोई खुशी में अपना समोसा और रसगुल्ला का पार्टी दे रहा है, उधर साहब बुला रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, कुछ मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। पटना में ही रहना है, पटना में ही ऑफिस है, बगल में थोड़ी देर की, फिर जो है बीच में लंच होना है 1 घंटा का लंच के दौरान हम लोग इको पार्क चले जाते थे घूमने के लिए, या सचिवालय के दूसरे विभाग में चले जाते थे घूमने के लिए, या किसी कैंटीन में बैठकर चाय पीते थे, ठीक है, पकौड़ा खाते थे, समोसा खाते थे। इतना आनंददायक वातावरण हो गया, हमें लगा कि बताओ एक जॉब का वह भी स्वरूप था जहां हम नाश्ता तक नहीं कर पाते थे, खाना दुभर हो जाता था, ठीक है। इवन कि जो नेचर कॉल के लिए भी सोचना पड़ता था कि नेचर कॉल कैसे जाए, और यहाँ तो इतनी आज़ादी है, ठीक है। अगर मन से सचिवालय में 9:30 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी रहती थी, कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितना मतलब 8.5 घंटा का, 8.5 घंटा में से कोई बंदा, हम आज भी कहते हैं कि अगर 4 घंटा काम कर लेगा ना मन से, तो उसका टेबल पर कोई पेंडिंग काम नहीं रहेगा। अब बाकी 4 घंटा में आप ऑफिस के अंदर रह के एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया, मैंने उस शेष बचे समय को अपने आगे के जो हमारा लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में लगाया। बिहार सचिवालय सेवा ने क्या दिया? अभी तक तो हम सेवा की बात कर रहे थे कि कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ, क्या हमारी संघर्ष की कहानी थी, किन किन किताबों और किन किन स्ट्रेटजी ने हमें यहाँ तक लाया। अब मुझे लगा बिहार सचिवालय सेवा में आकर कि ये एक लक्ष्य नहीं, बल्कि असली लक्ष्य तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द माई एम्बिशन, माई टारगेट एंड माई एम, इसको कहा जा सकता है। मेरे सपनों के पंख लग गए, ठीक है। और मैं तुरंत क्या किया, चूँकि 53वीं-55वीं बीपीएससी में हमें असफलता मिली थी मात्र 1 नंबर से, लेकिन नॉलेज तो था, अनुभव तो था, पीटी निकालने का, मेंस निकालने का, इंटरव्यू बैठने का। तो हमारे सचिवालय के ही मित्र लोग बोले कि भैया, सर, या मेरा नाम लेके उमेश जी की मुझे भी तैयारी करवाइए। तो उन्हीं लोगों को सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। और पढ़ाना शुरू किया और लोगों को बोला कि अभी हम लोग के पास समय है, हम लोग यूपीएससी बीपीएससी भी निकाल सकते हैं, चूँकि सचिवालय जैसा इतना बढ़िया जॉब और नहीं मिलेगा। इस जॉब में रहकर अगर नहीं निकाल पाए तो फिर नहीं निकाल पाए। फिर ग्रुप बना, फिर कोचिंग स्टार्ट हुआ, फिर हमने निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। और आज मैं बड़ी गर्व से कहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 350 से अधिक लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई किया, चाहे वो हमारे मित्र रहे, चाहे हमारे स्टूडेंट रहे, चाहे हमारे रिलेटिव रहे, ठीक है। 350 से अधिक लोगों ने मेरे पढ़ाए हुए बीपीएससी क्वालिफाई किया। काफ़ी हज़ारों लोग दरोगा बने, हज़ारों लोग टीचर बने, गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये सचिवालय ने दिया। अब है क्या कि हमें उस तरह से बात करने नहीं आता है, और उस तरह से बात करके हम अपना वो दिखाना भी नहीं चाहते कि हमारे अंदर बहुत क्वालिटी है। मैंने बता दिया कि किस तरह से हम नीचे से उठा था और कैसे मैंने सीखा, क्या हमारे अंदर कमजोरियां थी, ठीक है। इसके बावजूद हमारे पास एक जीएस का जो पकड़ है, जो एंटायर जो एग्जामिनेशन है, उसके बारे में जो हमारा अनुभव है, तो यही कारण है कि सिविल सर्विसेज विद्यार्थियों को लगातार पढ़ा रहा हूँ अच्छी मेंटरशिप के साथ, और मतलब बिहार में एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाता हूं, जो कि सिविल एस्पिरेंट्स को उसकी सफलता का मुकाम दिलाता है, ठीक है। तो बिहार सचिवालय सेवा ने मुझे सब कुछ दिया। क्या दिया, ठीक है। तो क्या दिया, इसी पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं सचिवालय सेवा में जब आया तो यहाँ से अधिकारी बनना आसान हो गया। खुद तो अधिकारी बना ही बना, अपने मित्रों को भी बनाया मतलब उनके अंदर कैलिबर था तभी बना, ये नहीं कह सकता मैंने बनाया। लेकिन इतना जरूर है कि सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मैं था, उनका मददगार मैं था। मैं उन्हें नोट्स दिया, मैंने उन्हें कोचिंग दिया, मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें डिस्कशन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। तो इस कारण से लोग मुझे बताते हैं, सफलता का श्रेय देते हैं, ठीक है। फिर हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया। मैं एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीने का सपना देखता था, लेकिन जब सचिवालय में आया तो मुझे लगा कि अरे ये तो भाई दुनिया कितनी बड़ी है, हम कहाँ थे, सिर्फ अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे थे। तो ये दृष्टिकोण में बदलाव आया, ठीक है। फिर हमारा व्यक्तित्व का विकास हुआ। पहले जैसे घाघा मागा की तरह रहते थे, है ना, कपड़ा वगैरह कैसे भी पहन लिए, चल दिए, टी शर्ट पर चल दिए, ठीक है, हवाई चप्पल पहन के चल दिए, लोगों से बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये सब सचिवालय में आके बदलाव हुआ दृष्टिकोण में। फिर आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ कि जिस काम को हमने देखा, फिर हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आया। सचिवालय संघ में हमने नेतृत्व भी किया, उसका अलग अलग विंग में नेतृत्व किया। काफ़ी लोग हमसे मिलने के लिए आते थे,
हमारे सामने सॉल्यूशन ढूंढते थे। मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ, लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, लोगों को अपना नेतृत्व दे सकता हूँ। ठीक है, फिर सामाजिक पहचान भी बना सचिवालय में आने के बाद, क्योंकि रेलवे में एक चीज़ है कि आपका वो सोशल लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है, आप रेलवे वाले ही लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बाहर वालों से आपका कनेक्टिंग नहीं रहेगा। लेकिन जब सचिवालय में आए तो सामाजिक पहचान बनी। 53वीं 55वीं में जिस परीक्षा में मैं 1 नंबर से फेल हो गया था, उसके बहुत सारे ऑफिसर्स जो साथ में इंटरव्यू दिए थे उनका रिजल्ट हो गया, तो उन लोगों से दोस्ती हुई। अपने डिपार्टमेंट में जो काम करते थे वहाँ के ऑफिसर लोगों से दोस्ती थी। सीनियर पदाधिकारियों से मिलने के लिए जाते थे, वहाँ से मार्गदर्शन मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, उनके जीवन स्तर को देखता था, लाइफ स्टाइल को देखता था, हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना बनती थी। फिर हम शैक्षणिक कार्य किए, शैक्षणिक कार्य में बहुत सारे काम किए। छोटे स्लम में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर शिक्षा केंद्र हम सचिवालय साथियों के साथ मिलकर स्टार्ट किया। हमारा कोचिंग शुरू हुआ, गरीब लोगों को हमने निःशुल्क में पढ़ाया। ठीक है, हमारा फैमिली और मेरा जीवन जो है उच्च स्तर का हो गया, क्योंकि पटना में जो कि संपूर्ण सुविधा है, 24 घंटा लाइट, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूलिंग की जो व्यवस्था मुझे मिली। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारे जो परिवार है उसके अंदर भी रौनक आया, सारे लोगों में सुधार हुआ, बच्चे लोग भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सपनों की उड़ान। ठीक है, मेरा सपना जो किसी तरह से एक अधिकारी बनने का था, एक सचिवालय में एएसओ बनने का था, वो सपना का दायरा और विस्तार हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारा क्या भूमिका हो सकती है आने वाले समय में, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व का विकास इस तरह से करें, हम अपना पर्सनैलिटी का विकास इसलिए इस तरह से करें ताकि हम समाज के किसी भी सांचे में, देश के विकास के किसी भी सांचे में फिट बैठ सकें। तो मैं जो है वहाँ ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, और इसके लिए मैं अपने व्यक्तित्व के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, हुनर सीखने का प्रयास करता हूँ, जो कमी है उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करती हूँ, अपने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में लगा रहता हूँ, जो हमें नॉलेज नहीं है उसको सीखने का प्रयास करता हूँ। तो ये बिहार सचिवालय सेवा का ही देन है कि आज मैं पदाधिकारी बनकर बिहार सरकार की सेवा कर रहा हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ। और तमाम सारे जो विद्यार्थी हैं, जो संसाधन विहीन हैं, जिनके पास मार्गदर्शन की कमी है, जो हमसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं मार्गदर्शन भी देता हूँ। तो चलिए अब मैं अपने इस सेशन का समाप्त करना चाहूँगा एक कोटेशन के साथ। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, सोना आग में ही तपकर कुंदन बनता है, और व्यक्ति संघर्षों से ही महान बनता है ना। जिस तरह से सोना को जितना तपाया जाए उतना उसका रंग जो है ना वो निखरता है, उसी तरह से अगर एक व्यक्ति संघर्ष करता है तभी वो महान बन सकता है, संघर्ष ही उसे महान बनाता है। मैंने अपना संघर्ष इसलिए बताया कि हम लोग जो है एक गरीब परिवार से थे, किसान परिवार से थे। सुबह हमें खाने को मिल जाए तो फिर रात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम लोग सोच नहीं पाते थे। ठीक है, तो वहाँ से उठकर आया। आप भी हो सकते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की जो पृष्ठभूमियाँ हैं, चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि निम्न स्तर का है, आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न स्तर का है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि निम्न स्तर का है, आपका किसी भी तरह का कोई बाधा है, उन विघ्न और बाधाओं से लड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप भी जीवन में कामयाब बन सकते हैं। तो अब करना क्या है कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति से मार्गदर्शन लेकर परिश्रम करें, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ठीक है, आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बनकर हम सदैव आपके साथ हैं। मैं आगे आपको सफलता दिला पाऊँ जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए NCERT GS फाउंडेशन बैच भी शुरू करूँगा 24 अक्टूबर से। तो वहाँ से आपको सारा मेंटरशिप, मार्गदर्शन और अच्छा एक क्वालिटी पूर्ण एक वो वैसे बंदा से, वैसे शिक्षक से आप प्राप्त करेंगे जो खुद भी ASO बना, खुद भी अधिकारी बना और बहुत सारे लोगों को अधिकारी बनाया। तो वहाँ से अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता जो है वो दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगी, आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ जुड़ें, और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।